हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर 4 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, इसके अभ्यास कार्य को कर रहे थे। आज हम इसके बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? राज कपूर हिंदी सिनेमा के एक लोकप्रिय व सफल अभिनेता एवं निर्माता निर्देशक थे। वह जानते थे कि शैलेंद्र को वितरक नहीं मिल पाएंगे और उन्हें आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने शैलेंद्र को इसके खतरों से आगाह करते हुए फिल्म बनाने से मना किया, उन्हें सचेत किया कि मत बनाओ। परंतु शैलेंद्र इस फिल्म को हानि लाभ से ऊपर उठकर देख रहे थे। वह आदर्शवाद से प्रेरित थे और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए इस फिल्म को बनाना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने यह फिल्म को बनाई, क्योंकि ये लाभ हानि से ऊपर उठकर ये फिल्म को देख रहे थे और ये आदर्शवाद से प्रेरित थे और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वो ये फिल्म बनाना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने ये फिल्म बनाई। नेक्स्ट है, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है, स्पष्ट कीजिए। तो तीसरी कसम फिल्म का नायक हीरामन खालिस देहाती गाड़ीवान है जो मोहब्बत से भरी जुबान को अच्छी तरह से समझता है। वह नौटंकी में काम करने वाली अदाकारा हीराबाई पर रिझ जाता है, मोहित हो जाता है। राज कपूर ने इस चरित्र को इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि कहीं पर यह लगा ही नहीं कि यह गाड़ीवान हीरामन नहीं बल्कि राज कपूर है। राज कपूर ने स्वयं को इस चरित्र में इस तरह मिला दिया है कि ऐसा लगा जैसे उनका महिमामय व्यक्तित्व हीरामन की आत्मा में उतर गया है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हीरामन का रोल किया। नेक्स्ट है, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? तो लेखक तीसरी कसम फिल्म से बहुत प्रभावित हैं। वास्तव में साहित्यिक रचनाओं पर बनने वाली फिल्में फिल्मी चाल चलन के अनुरूप बनाई जाती है। शैलेंद्र द्वारा निर्मित फिल्म तीसरी कसम भी साहित्यिक रचना पर आधारित फिल्म थी। शैलेंद्र ने इस बात का ध्यान रखा कि उसके साहित्यिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ न हो। उन्होंने साहित्य की मूल भावना और संवेदना से छेड़छाड़ नहीं की। इसी कारण लेखक ने लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्यिक रचना के साथ 100% न्याय किया है। मतलब साहित्यिक की जो मूल भावना है, उसकी जो संवेदना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो इसीलिए लिखा है इन्होंने कि तीसरी कसम ने साहित्यिक रचना के साथ 100% न्याय किया है। नेक्स्ट है, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो शैलेंद्र के गीतों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, शैलेंद्र के अधिकांश गीतों में भावना को प्रधानता दी गई है। संवेदनशील और भावनात्मक होते हुए भी इन गीतों के बोल कठिन नहीं हैं। अच्छे विचार, मनोरंजक और आम बोलचाल के होने के कारण लोगों के दिल और जुबान पर अच्छी तरह चढ़ जाते हैं। शैलेंद्र के गीतों को समाज का हर वर्ग अपने दिल के करीब पाता है। शैलेंद्र के गीतों में शब्दों से खेल इस प्रकार होता है कि नया होने के बाद भी वह श्रोताओं और दर्शकों को पसंद आता है। 4 दिशाओं के स्थान पर 10 दिशाओं वाला उदाहरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नेक्स्ट है, उनके गीत करुण रस प्रधान होते हुए भी श्रोता को परिस्थिति से पराजय मानने को विवश नहीं करते, अपितु उनका डटकर सामना करने को प्रेरित करते हैं कि परिस्थिति से हमें हार नहीं माननी चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा भी मिलती है। नेक्स्ट है, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र का महत्व विशिष्ट है। वे निर्माता होते हुए भी साहित्यिक बने रहे। वे फिल्म चकाचौंध में रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से दूर बने रहे। उन्होंने फिल्मों को गहरा साहित्यिक बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने फिल्म में सस्तापन लाने के अतिरिक्त
दर्शकों को संस्कारित करने का प्रयास किया। उनकी फिल्में कविता जैसी सघन, गहन और प्रभावी थी। तभी उनकी कला फिल्म को अनेक पुरस्कार भी मिले, क्योंकि इनकी जो फिल्में कविता जैसी सघन भी थी, गहन भी थी, प्रभावी भी थी, लोगों को प्रभावित भी करती थी, इसीलिए इस फिल्म को अनेक पुरस्कार भी मिले। नेक्स्ट है, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो शैलेंद्र गंभीर, संवेदनशील, उदार स्वभाव, शांत जीवन जीने वाले तथा नाम और दाम से दूर रहने वाले कवि हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के विचारों को अपने फिल्मी करियर में भी लागू किया। उन्हें साहित्य की गहरी समझ थी। वे उच्च मानवीय मूल्यों का दिल से सम्मान करते थे। यदि वह कोई मसालेदार फिल्म बनाते तो वो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन तीसरी कसम फिल्म बनाते समय उन्होंने अपने कवि हृदय और साहित्यिक संस्कारों का ध्यान रखा। वो चाहते तो अनेक फिल्में बनाकर, मसालेदार जो लोगों को पसंद आती है ऐसी फिल्में बनाकर बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाते समय अपने मन में जो कवि हृदय है और साहित्यिक संस्कारों को ध्यान में रखा। नेक्स्ट है, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। तो मैं लेखक के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। शैलेंद्र मूल रूप से एक कवि थे जिनका हृदय कोमल भावों और संवेदनाओं से भरा हुआ था। वो लोगों को समझते थे, उनके भावों को, उनकी संवेदनाओं को। तीसरी कसम फिल्म के निर्माण के समय भी शैलेंद्र ने लाभ हानि के विचार को त्याग कर अपने कवि हृदय को ही आगे रखा था। उन्होंने अपनी पहली और अंतिम फिल्म की कहानी के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जैसे संवेदनशील लेखक की रचना को चुना। उन्होंने रचना के मूल भाव से कोई छेड़छाड़ नहीं की, जिसके कारण वितरक फिल्म को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म में कुछ अलग नहीं था, क्योंकि वे मसालेदार फिल्मों से लाभ कमाना चाहते थे। जो वितरक थे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे, इसीलिए इस फिल्म को खरीदने के लिए वो तैयार भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये मूल भाव से कोई भी छेड़छाड़ किया नहीं गया था इसके साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो शैलेंद्र की यह विशेषता थी कि वे आदर्शवादी भावुक कवि थे। उन्होंने कोई भी कार्य करते समय आत्मसंतुष्टि को विशेष महत्व दिया। सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए। उन्हें अपने कार्य के बदले अपार संपत्ति और यश मिले, इसकी इच्छा उन्होंने कभी नहीं की कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, बहुत ज़्यादा फेम हो। नेक्स्ट है, उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। तो शैलेंद्र अपनी कला के माध्यम से समाज को अच्छे संस्कार देने में विश्वास करते थे। इसी कारण फिल्म का निर्माण करते समय संगीतकार जयकिशन द्वारा गीत की पंक्ति बदल देने की बात को उन्होंने नहीं माना। उनका विचार था कि एक कलाकार का यह भी कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों में सुधार करने की कोशिश भी करे। ये नहीं कि मसालेदार फिल्में बनाए जिससे दर्शकों में रुचि हो, बल्कि वो ऐसा मानते थे कि लोगों के विचार में भी बदलाव आए, उनके जो रुचियों में सुधार लाने की कोशिश करते थे वो। नेक्स्ट है, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। आशय स्पष्ट कीजिए। शैलेंद्र द्वारा लिखे गीतों दुख और करुणा व्यक्ति को जीवन से निराश होने का संदेश नहीं देती, अपितु वह उसे कठिनाइयों से घबराए बिना आगे बढ़ने का संदेश देती है कि परिस्थितियों से, दुख से, करुणा से आपको निराश नहीं होना है, बल्कि इन कठिनाइयों में घबराए बिना आगे बढ़ने का संदेश देना है। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले की समझ से परे है।
तो शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म का निर्माण करते समय लाभ हानि के विचार को त्याग कर उसमें संवेदनाओं को प्रमुखता दी, जिसके कारण उनकी फिल्म में मसाले की कमी रही। इसी कारण केवल लाभ कमाने वाले वितरक जो थे इस फिल्म की संवेदना को नहीं समझ सके और इसीलिए वो इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार भी नहीं थे। उनके गीत भाव प्रवण थे दुरह नहीं, अर्थात शैलेंद्र द्वारा लिखे गीत भावनाओं से भरे हुए थे, लेकिन वे समझने में कठिन नहीं थे। दुरह यानी कठिन नहीं थे। आम जनता उन्हें आसानी से समझ लेती थी और वे उनके होठों पर चढ़कर गूंजते थे। लोगों के होठों पर चढ़कर गूंजते थे, वो गुनगुनाने लगते थे ये सारे गीतों को। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।